am Shubham है. I hope you all are doing good. पिछले वीडियो में मैंने आपको इंजीनियरिंग टर्म इंट्रोड्यूस किया था, फिर हमने टेक्नोलॉजी टर्म के बारे में बात की थी, फिर उसके बाद कुछ एट्रीब्यूट्स जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट में होना चाहिए. आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा. प्लीज़ डू वॉच इट. आई होप दैट यू लाइक दैट वीडियो. आज की वीडियो में हम थोड़ा बैकग्राउंड पे जाएंगे और बात करेंगे इंजीनियरिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, ये इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. फिर जो 6 कॉमन ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग ब्रांच, आई मीन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एट लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन 6 ब्रांचेस के बारे में कुछ छोटा छोटा हम बात करेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी. जैसे कि मेरा मानना है कि हम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो पहले उसकी ज़रूरत को समझें ताकि हम परस्यू बेहतर तरीके से कर सकें. जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि उस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत क्या है, हम उसको ठीक तरीके से परस्यू नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. यही मेरी आप लोगों से एडवाइस भी है. आगे लाइफ में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, यू शुड नो व्हाई आर यू डूइंग इट. जैसे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं स्टूडेंट्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूँ. ऐसे ही हर चीज़ के पीछे, हर काम के पीछे, हर एक्टिविटी के पीछे, हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई इंटेंट होता है. इंजीनियरिंग के पीछे भी एक इंटेंट था, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना. दरअसल 16-17 सेंचुरी में हमारे यहाँ हाथों से कपड़े बनते थे और इंडिया वॉज अ लीडर एट दैट टाइम. बट देयर वॉज अ प्लेस इन इंग्लैंड, मैनचेस्टर, जहाँ पर कॉटन बहुत होता था और वहाँ पे भी कपड़े बहुत बनाए जाते थे, लेकिन वो उतने अच्छे से बिक नहीं पा रही थी. सो दे वांट टू टेक ओवर दैट मार्केट. सो इन द मीन वाइल देयर इज वन इंजीनियर, respected engineer I would say, Mr. James Watt, जिनने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था. He invented स्टीम इंजन और उस स्टीम इंजन से मशीन्स की मदद से हैंडलूम्स ने काम करना चालू किया. और नॉर्मली जिस स्पीड से आदमी एक कपड़ा बना सकता था, उस मशीन की वजह से वो स्पीड कई गुना ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से प्रॉफिट मेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया. सो बेसिकली वहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी जिसको जेम्स वॉट ने एक स्टीम इंजन बना के फुलफिल किया था. दैट वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गाइस व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टीम इंजन के रूप में आया था, कॉटन इंडस्ट्री के रूप में आया था. देन सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मुझे कहना चाहिए मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन लेके आए जब उनने बल्ब बनाया, फिलामेंट बल्ब टू बी वेरी स्पेसिफिक. ही वॉज अ ग्रेट इन्वेंटर. कहीं मैंने पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज भी गिनीज बुक में उनका नाम है. उनसे ज़्यादा पेटेंट्स आज भी किसी के नाम पे नहीं हैं. सबसे ज़्यादा पेटेंट अब तक किसी के नाम अगर इस दुनिया में रहे हैं तो वो मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन है. उनकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड रिवोल्यूशन लेके आई. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने मैकेनिकल टू बी वेरी स्पेसिफिक स्टीम इंजन के रूप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सरफेस हुई थी. सिविल इंजीनियरिंग वी ऑल नो, स्ट्रक्चर्स हम बहुत पुराने ज़माने से बनते चले आ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर्स कोई नई चीज़ नहीं थी, तो वो एक बहुत ही पुरानी इंजीनियरिंग थी.
मैं ये कहूँगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुछ हद तक पुरानी थी, बट उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। देन फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखा लोगों ने, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हमने मैकेनिकल सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिस्टम से स्विच करना चालू किया। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट वही थी। रिक्वायरमेंट क्या थी? मैकेनिकल सिस्टम्स हैवी होते हैं तो उनका रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है, और कई केसेस में जब हमें फाइन ट्यूनिंग करना होता है तो मैकेनिकल सिस्टम्स वो ट्यून ही नहीं कर पाते हैं। मैकेनिकल सिस्टम्स की ये प्रॉब्लम थी कि छोटे मोटा इनपुट, अगर मुझे कहना चाहिए रिजोल्यूशन एक टर्म होता है कि मुझे एक बहुत ही स्मॉल चेंज करना है अपने रिस्पॉन्स में, अपने आउटपुट में, आई कैन नॉट डू विद अ मैकेनिकल सिस्टम, बट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इट इज़ पॉसिबल। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक्चुअली, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही एक्यूरेट होती है, बहुत ही प्रिसाइज होती है और बहुत ही एफिशिएंट होती है। आज भी हम ज़्यादातर हमारी एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिकल बेस्ड है। हम इलेक्ट्रिकल को लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले पानी गर्म करने के लिए हम लोग भट्टियाँ चलाते थे, आज हम लोग हीटिंग रॉड्स और गीजर्स यूज़ कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को साउंड में आप कन्वर्ट कर रहे हो। हर चीज़ आप इलेक्ट्रिकल से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को में आप ले रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। सो उसका कारण यही है गाइस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ फार मोर प्रिसाइज एंड एफिशिएंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप साउंड एनर्जी ले लीजिए, आप थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, नेम इट। जितने एफिशिएंटली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर को, सॉरी मैं बार बार एनर्जी टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई शुड से पावर। सो मैं इलेक्ट्रिकल पावर को मैं जितना अच्छे से, जितना एफिशिएंटली ट्रांसमिट कर सकता हूँ, जितने एफिशिएंटली मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, मैं और किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को या पावर को यूज़ नहीं कर सकता। तो ये वो एक बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट था हमारे वर्ल्ड में, क्योंकि वहाँ पर फिर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आई कि पहले तो इंडस्ट्री जो पहले हाथ से काम हुआ करता था उसको मशीन से करना चालू किया, लेकिन फिर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आई कि हमें और तेज़ करना है। देखिए ये रिक्वायरमेंट क्यों आई, ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। समझ लीजिए ये शर्ट जो मैंने पहनी है, अगर ये हाथ से बनाने की कोशिश करें तो एक दिन में मान लीजिए एक ही पीस बनता है, तो इसकी जो भी कीमत होती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, समझ लीजिए उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मैं 25 रुपये जोड़ता हूँ अपने प्रॉफिट के लिए। तो इस शर्ट की मान लीजिए 500 रुपये कीमत है, उसमें मैंने 25 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ा, क्योंकि मैं दिन का 25 रुपये तो कमाना चाहता हूँ कम से कम, तो मैं 525 रुपये की शर्ट बेच पाऊँगा। ये मैं बहुत ही रैंडम सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वही मशीन की इस्तेमाल करता हूँ, और मशीन में प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ होता है, काफ़ी फास्ट होता है, और मशीन में आप 24 घंटे प्रोडक्शन कर सकते हो। सबसे बड़ी, एक इंसान 24 घंटे काम नहीं कर सकता, लेकिन एक मशीन 24 घंटे काम कर सकती है। अब 24 घंटे में मान लीजिए मैंने ऐसे 25 शर्ट बना लिए, तो वहाँ पर मैं प्रॉफिट मार्जिन अगर 1 रुपये भी रखता हूँ तो वो 501 रुपये की शर्ट में बेचूंगा, लेकिन मेरा दिन का जो प्रॉफिट रहेगा वो 25 रुपये ही रहेगा। सो ये खास बात थी। लेकिन फिर इंडस्ट्री ने सोचा कि हमें और तेज़ काम करना है, तो उसके लिए मोटर्स आए, मोटर्स को लाया गया, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर मोटर्स को लाया गया। मोटर्स की वजह से प्रोडक्शन और तेज़ हुआ। देन फिर तीसरा रेवोल्यूशन आता है कंप्यूटर के रूप में। कंप्यूटर का रेवोल्यूशन क्यों आया, उसका कारण ये है, हम लोग को बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना होता था। पहले जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी कंसेप्ट आप अगर सोचते हैं तो वो आप सीधे ग्राउंड पे नहीं ला सकते। यू नीड टू प्रूव इट। उसको आपको प्रॉपरली एनालाइज करना होता है कि मान लीजिए कोई भी काम मुझे करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई गाड़ी डिज़ाइन करनी है, सपोज बच्चों में गाड़ियों का क्रेज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए मैं अक्सर गाड़ियों का एग्जांपल लेता हूँ। समझ लीजिए मुझे एक कार डिज़ाइन करनी है, तो कार डिज़ाइन करते समय मेरे दिमाग में कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि उस गाड़ी को या तो मुझे पेट्रोल बेस बनाना है या डीजल। मान लीजिए मैं डीजल बेस बनाता हूँ, तो पहला वेरिएबल टिक हो गया। दूसरा वेरिएबल होता है स्पीड, उसकी टॉप स्पीड कितनी रखनी है। अब टॉप स्पीड के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, एरोडायनेमिक ड्रैग कितना है,
टायर कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन एक फैक्टर होता है। ये सब फैक्टर्स आप लोगों ने हो सकता है ना सुने हो, पर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। टायर प्रेशर आप कितना रखेंगे, सिलेंडर का बोर डायमीटर कितना होगा, और ऐसे कई सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो आपको पहले एनालाइज करना होता है कि वो पर्टिकुलर कंसेप्ट या वो पर्टिकुलर एक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। यू नीड मैथ्स फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस एनालिसिस पर्पस। तो जब इलेक्ट्रिकल पावर आई और हमने हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ा, तो फिर मैथ की ज़रूरत बहुत पड़नी चालू हो गई। पहले लोग कॉपी पेन पे करते थे, लेकिन फिर जब मैथ की ज़रूरत पड़ी तो फिर इंसान ने सोचा कि क्यों ना एक मशीन बनाए जो ये मैथ का जो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, या कंप्यूटेशन टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर आपको कैलकुलेशंस करने हैं तो कैलकुलेशंस जब बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ जीरोस 10 to the power 6, 10 to the power 8, ऐसे करके नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते चले जाते हैं। जैसे पहले हम मेगावाट्स में पावर जनरेट करते थे, आज हमारी पावर गीगावाट्स में है। पहले हम लोग 256 MB हार्ड डिस्क यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे हम लोग 500 MB पे आया, अब हम लोग गीगाबाइट्स पे आए, और अब टेराबाइट्स पे भी आ गए हैं। 1 TB की हम लोगों ने हार्ड डिस्क आजकल मार्केट में आ गए हैं। नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं। सो कैलकुलेशन भी टफ होती जा रही है। तो कैलकुलेशंस करने के लिए ही इंसान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। नाम ही वहीं से पड़ा। वी टेक दिस टर्म कंप्यूटर फ्रॉम द टर्म कंप्यूट। कंप्यूट से कंप्यूटर आया, जिसका काम सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशंस को कैलकुलेट करना होता था। लेकिन बाद में उसका रोल पड़ा, ये बात अलग है, वो भी हम बात करेंगे उस बारे में। बट तीसरा रेवोल्यूशन इस वजह से आया। देन चौथा रेवोल्यूशन आज की दुनिया में जो चौथा रेवोल्यूशन चल रहा है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज़ है आज की दुनिया में। पहले सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर पाता था, जैसे मैं अभी आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। इसके पीछे इंटरनेट एक बहुत बड़ा टूल है। अगर मान लीजिए ये इंटरनेट नहीं होता तो मेरे आसपास जितने लोग हैं मैं सिर्फ उन्हीं से कम्युनिकेट कर पा रहा होता। मैं आप लोगों से जुड़ पाया इंटरनेट की वजह से। तो ये जो कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, इसके वजह से ये चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। आप देखेंगे अगर आप पुरानी हिस्ट्री को फॉलो करेंगे तो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, या मैं बोलूँ आप जो भी बड़े नाम सुनते हैं, फिर चाहे वो टाटाज हो, फिर चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक, जो रिवॉल्यूशन के फेजेस थे, उन फेजेस में जिनने एग्जैक्टली इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पे काम किया, वो लोग बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। जब थर्ड फेज चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, तब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम मिस्टर माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिया था, राइट। आज की जो जनरेशन है, उस जनरेशन के लिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेसबुक ने क्या किया है, लोगों को जोड़ा ही है। सो फेसबुक इज़ अ बिग ब्रांड इन टूडेज टाइम। सो आप लोग को अपने करंट सिनेरियो को, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। तब आपको पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। यही मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बोल रहा था कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं कि पहले आप ये समझिए कि आज की दुनिया में ज़रूरतें क्या हैं। उस ज़रूरत पे अगर आपने काम करना चालू किया तो आपका करियर रॉकेट लॉन्च होगा और कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको सिर्फ अपने स्किल सेट्स पे काम करना है, वो भी सेलेक्टिवली, इफ़ यू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ योर सोसाइटी। तो सबने आज का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है दोस्तों, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, जिसमें कम्युनिकेशन इज़ वेरी क्रूशियल। अब कम्युनिकेशन कैसा? मैं अगर अपने किसी दोस्त से जो मेरे सामने बैठा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन है। आज की डेट में मैं अपने जगह से बैठ के हज़ारों किलोमीटर दूर जो बैठे हैं, मैं उनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपने डिवाइसेस जैसे कि पंखा,
कूलर, फ्रिज, लाइट, इनसे भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एग्जाम्पल के लिए सपोज़ करिए मैं घर पे बैठा हूँ और सडनली मुझे याद आता है कि मैं शायद गलती से फ्रिज बंद करना भूल गया। सो आई विल टर्न ऑन माई मोबाइल डिवाइस एंड चेक ऑन माई कैमरा, विद द हेल्प ऑफ माई कैमरा विल चेक ऑन द रेफ्रिजरेटर एंड यूजिंग IoT devices, smart devices, I can turn on that refrigerator। तो स्मार्ट डिवाइसेस, जो हम लोग ये स्मार्ट वर्ड्स हम सुनते हैं, इसके बारे में इस पे भी मैं आता हूँ 2 मिनट बाद। तो आज जो है इंसान इंसान से कम्युनिकेट कर सकता है, इंसान मशीन से कम्युनिकेट कर सकता है और मशीनें आपस में भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। बट यू नीड सेंसर्स फॉर ऑल दीज पर्पस। इन सभी पर्पस के लिए सेंसर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कम्युनिकेशन दोस्तों हमारा चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कारण है। तो ये 4 फेजेस जो रिवॉल्यूशंस हुए हैं, इससे हमारा इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ती चलेगी। देखिए, इंडस्ट्री के लिए ही इंजीनियरिंग होती है। इंजीनियरिंग की सारी ज़रूरतें इंडस्ट्री से ड्रॉ होती हैं। तो हमको हमारी इंडस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में, अब अगर इंडिया में आप हैं तो इंडिया की इंडस्ट्री की आज की रिक्वायरमेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको ट्रेनिंग्स और इंटर्नशिप करने को कहा जाता है। जनरली बच्चे करिकुलम की फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स के थ्रू जाते हैं। बट ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का मेन एसेंस है टू अंडरस्टैंड योर इंडस्ट्री, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, आपको क्या सीखना चाहिए। मैं एक पावर प्लांट में जाके ट्रेनिंग लेके आ जाता हूँ तो मेरे को उसी पावर प्लांट में काम नहीं करना है। मुझे हो सकता है मौका मिले, हो सकता है मौका ना मिले, इट डिपेंड्स। लेकिन अगर वहाँ जाके मैं ये समझ गया कि वहाँ कौन से मॉनिटरिंग डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, वहाँ कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पर सर्विस की रेगुलरली ज़रूरत पड़ती है, ये छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे कई सारी चीज़ें। आपने किसी एक भी चीज़ को पकड़ के चलना चालू किया जो इंडस्ट्री में आज की ज़रूरत है, आप डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आज की ज़रूरत है, हो सकता है 10 साल बाद आउटडेटेड हो जाए, लेकिन अगर आप थोड़ा फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रखेंगे तो आप और भी अच्छा कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? मुझे ऐसा लगता है हमें डेवलप कंट्रीज़ की, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वी आर डेवलपिंग नेशन, वी आर अ डेवलपिंग नेशन, और हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख देख के आगे बढ़ रहे हैं। आज की सिचुएशन यही है। तो बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो चीज़ें आज हो रही हैं, 6 साल 8 साल बाद या 10 साल बाद वो हमारे देश में आएंगी। फेज़ वाइज, ऑब्वियसली फेज़ वाइज, अचानक से नहीं आएंगी, फेज़ मैनर में आएंगी। तो जैसे जैसे वो हमारे देश में आती जाती है, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं। बट अगर हम आज ही से उस पर काम करना चालू करें, जैसे एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की बात मैं करता हूँ कि वो इंजीनियरिंग में जस्ट एंटर हुआ है, तो आज जो इंडस्ट्री में, इंडियन इंडस्ट्रीज़ में चल रहा है, अगर वो स्टूडेंट उसको फॉलो करेगा तो 4 साल बाद वो इंडस्ट्री में जाएगा। उसके बाद वो उस इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट रहेगा भी या नहीं, पता नहीं, क्योंकि आज का वर्ल्ड इतनी तेज़ी से बदलता है। आज की दुनिया बहुत तेज़ी से बदलती है दोस्तों। टेक्नोलॉजी, आप मोबाइल फ़ोन्स देखिए, हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रही है। अब हम 5G की तरफ जा रहे हैं। अभी 2-3 साल पहले ही 4G आया था, एंड इट्स अ ह्यूज शिफ्ट, इट्स अ ह्यूज शिफ्ट। 3 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा शिफ्ट हुआ है। सो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को समझिए, उसके लिए आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़रूर देखा करिए। डेवलप कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, क्या एडवांसमेंट चल रहा है, उसके लिए आपको मैगजीन्स मिल सकती है। देयर आर एन नंबर ऑफ मटेरियल। एनीवे, अगर आप लोग मेरा चैनल फॉलो करेंगे तो मैं वो अपडेट्स हर समय दर समय आपके पास वीडियोज़ के थ्रू लाता रहूँगा। बट मेरी भी एक लिमिटेशन है, कुछ हद तक तो मैं कवर ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये सुझाव ज़रूर दूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या चल रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक मोटा मोटी था। थोड़ा हम ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करूंगा, कॉमन इंजीनियरिंग ब्रांचेस, जैसे मैकेनिकल, सिविल,
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन 6 ब्रांचेस के बारे में समझेंगे। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और इंजीनियरिंग के बारे में नई नई चीज़ें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे किसी दूसरे टॉपिक, कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको लगता है जिस पर मुझे बात करना चाहिए, एक वीडियो बनाना चाहिए, या आपका कोई सुझाव है या कोई डाउट है, तो प्लीज़ उसको कमेंट पे ज़रूर डालिए। थैंक यू वेरी मच।